देख लीजिए, आज हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल में हम बिहार का ज्योग्राफी पढ़ा दिए हैं आपको। बिहार का ज्योग्राफी आप देख लेंगे तो 100% बिहार के ज्योग्राफी जो हम बताया है उससे ज़्यादा कोई भी बाहर सवाल नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए मैंने जितना बिहार का ज्योग्राफी बताया है वे सारे सवाल उसी से आएंगे। आज हम बिहार के प्राचीन इतिहास बताने जा रहे हैं। बिहार के प्राचीन इतिहास में क्या क्या बताया जाएगा ये ध्यान कर लीजिए। इसमें बताया जाएगा आपको बिहार का प्राचीन इतिहास से संबंधित तथ्य। उसके बाद है बिहार में मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, ये बताया जाएगा, बिहार का मगध उत्कर्ष। उसके बाद है बिहार में बौद्ध धर्म का क्या रहा स्थिति। उसके बाद आपको बता दें कि बिहार में बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म के बारे में आपको बताया जाएगा। बस इतना ही से पूछा जाता है प्राचीन इतिहास। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बिहार के जैन धर्म, बिहार के बौद्ध धर्म, और उसके बाद है मगध का उत्कर्ष, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उनसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में कि क्या क्या कौन कौन से ज़िले किस किस लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका ये पश्चिम चंपारण जो है ना, लौरिया। चलिए देख लीजिए, यहाँ है लौरिया नंदनगढ़। पूछा जाता है कि लौरिया नंदनगढ़ का किस ज़िले में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है। दूसरा आपका है पूर्वी चंपारण, भी महत्वपूर्ण है। पूर्वी चंपारण किस लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको केसरिया स्तूप के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि केसरिया स्तूप जो है ना बिहार के किस ज़िले में पड़ता है, तो ये केसरिया स्तूप जो है बिहार के पूर्वी चंपारण में है। और बौद्ध स्तूप लौरिया अरेराज, ये सारे भी वहीं पे है। तो लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़, ये दोनों में कन्फ्यूजन होता रहता है, याद रखिएगा। लौरिया अरेराज अगर पूछेगा तो पूर्वी चंपारण होगा, और लौरिया नंदनगढ़ पूछेगा तो यही आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको अगला ज़िला आपका है दरभंगा। दरभंगा किस लिए महत्वपूर्ण है, तो दरभंगा महाजनपद वज्जी के लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में 3 महाजनपद हुए, जिसमें से एक महाजनपद वज्जी है। ये जो है ना दरभंगा के क्षेत्र में था। इसकी राजधानी वैशाली थी, विदेह थी और मिथिला, या विदेह कभी ऑप्शन में आ सकता है, कभी मिथिला आ सकता है, कभी वैशाली आ सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे है अगला ज़िला आपका मुंगेर है। उससे पहले भागलपुर जो है, भागलपुर में क्या था, तो मैं आपको बताया हूँ अभी कि बिहार में कुल जो है बिहार में कुल महाजनपदों की संख्या 3 है, जिसमें से एक अंग महाजनपद थे जिसकी राजधानी चंपा थी। तो ये कहाँ किस क्षेत्र में वर्तमान में पड़ता है, तो वर्तमान भागलपुर में पड़ता है। ये याद रखिएगा कि अंग महाजनपद किस क्षेत्र में है, तो भागलपुर में। इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा मैंने बता दिया है, एक अंग और एक बज्जी। अब हम बताएंगे मुंगेर की बात। मुंगेर क्यों प्रसिद्ध है बिहार के प्राचीन इतिहास के लिए, तो पत्थर की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुआ है। प्राचीन पत्थर की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपको है मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। पत्थर का औजार, मध्य पाषाण के युग के अवशेष। तो ये पूछा जाता है कि कब का अवशेष मिला है मुंगेर से, तो मध्य पाषाण युग। पाषाण युग 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं, पाषाण युग 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण, एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नव पाषाण। तो नव पाषाण, मध्य पाषाण का जो है प्रमाण आपको कहाँ से मिलते हैं, तो मुंगेर से। इतना बात आप मुंगेर के बारे में ध्यान रखेंगे। अब अगला ज़िला आपका है गया। गया तो आप लोग भली भांति परिचित है कि गया में भी एक जनपद थे जिसका नाम है मगध जनपद, ठीक है। और मगध जनपद की राजधानी पूछा जाता है तो या तो ऑप्शन में गिरी बढ़ जाएगा, नहीं तो राजगिरी आएगा। दोनों को सेम ही नाम है, याद रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि मगध जो है ना किस क्षेत्र में था, तो गया क्षेत्र में था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्राचीन दृष्टि से गया जो है ना मगध के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से मैंने 3 महाजनपद का चर्चा कर दिया है। एक हो गया आपका मगध, दूसरा हो गया अंग, और तीसरा हो गया वज्जी। वज्जी जो है दरभंगा के क्षेत्र में, वही आपका अंग जो हो गया भागलपुर के क्षेत्र में, और मगध जो हो गया वो आपको गया के क्षेत्र में। इतना बात आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला है आपका वैशाली। वैशाली क्यों महत्वपूर्ण है, तो वैशाली में देखिए हड्डी के बनी वस्तु,
ठीक है। पत्थर से बना सूक्ष्म औजार मृदभांड, तो पूछा जाता है मृदभांड का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वैशाली, ठीक है, ये पूछा गया है। मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा वैशाली से मिले हैं। और यहाँ पे नवपाषाण युग, हम अभी इससे पहले मुंगेर की चर्चा किए हैं जिसमें मध्य पाषाण था, इसमें नवपाषाण युग के प्रमाण जो है ना अवशेष कहाँ से मिले, तो चेचर से। चेचर प्रसिद्ध है वैशाली में। पूछा जाता है कि चेचर जो है ना प्राचीन दृष्टि से चेचर प्रसिद्ध किस जिले में पड़ता है, तो वैशाली जिले में पड़ता है। विश्व की पहली गणतंत्रात्मक शासन, मतलब विश्व में कहीं पर गणतंत्र का शासन हुआ था तो पहली बार वैशाली से ही प्रमाण मिले हैं। याद रखिएगा कि हाँ, विश्व में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के जो प्रमाण मिले हैं वे वैशाली से मिले हैं, इतना बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका है एक जिला है सारण। सारण भी आपको महत्वपूर्ण है। सारण किस लिए महत्वपूर्ण है देख लीजिए। सारण में यहाँ पे मृग श्रृंग के उपकरण मिले हैं यहाँ से। नवपाषाण युग के अवशेष जो कि चिरांद और चाचर में जो है ना आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। याद रखिएगा चिरांद सारण में पड़ता है, वही चेचर पड़ता है आपका वैशाली में। और यहाँ पर भी पत्थर के बने सूक्ष्म औजार मिले हैं और हड्डी के बनी वस्तुएं मिले हैं, याद रखिएगा। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है प्राचीन इतिहास से। ये जिले आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अगला पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष, मतलब मगध के उत्कर्ष कैसे हुए इसके बारे में हमको जानना है। तो मगध उत्कर्ष में कहाँ से स्टार्टिंग होता है मगध का उत्कर्ष, तो सबसे पहला जो वंश आता है वो बृहद्रथ वंश आता है। सबसे पहला जो वंश है उसका नाम है बृहद्रथ। देख लीजिए ये बृहद्रथ वंश जो है ना पहला वंश है, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए ये कब से है, काल इसका कब से कब का है, तो 1700 से लेकर के 682 BC इसकी राजधानी राजगृह थी। तो पूछा जाता है कि बिहार का जो प्राचीन राजवंश है वो सबसे पहला कौन है, तो बृहद्रथ है। अब इसके संस्थापक भी बृहद्रथ है, ये बात ध्यान रखेंगे। अन्य शासक जरासंध, ठीक है, जरासंध का नाम आपने सुना होगा, तो ये जरासंध भी इसके शासक में गिने जाते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ये जो है अंतिम शासक रिपुंजय है, अंतिम शासक रिपुंजय। तो ये पूछा जाता है संस्थापक का नाम और अंतिम शासक का नाम, दोनों का नाम याद रखिएगा। ऐसे जरासंध का भी नाम पूछा जा सकता है। प्रमुख बिंदु बोला है कि पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश का बृहद्रथ से प्रारंभ होता है। मतलब पुराण में लिखा हुआ है। किस प्रमाण से हमको ये पता चलता है कि जो बिहार का जो मगध जो है वो मगध किस वंश से स्टार्ट हुआ है, तो मगध जो है ना आपका बृहद्रथ वंश से स्टार्ट हुआ है। पुराण में ये चीज़ पुराणों से प्रमाण मिले हैं। अब उसके बाद दूसरा वंश आता है हर्यक, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है हर्यक। हर्यक वंश की स्टार्ट जो है ना इसका काल कहाँ से कहाँ तक रहा, तो 544 से लेकर के 412 BC, ठीक है। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ से इसकी भी राजधानी राजगृह ही रही है, तो याद रखिएगा। इससे पहले हम आपको बृहद्रथ बताए हैं, वो भी राजगृह था उसका राजधानी, इसका भी राजधानी राजगृह है, लेकिन इसके संस्थापक बिंबिसार है। कौन है, बिंबिसार। तो पूछा जाता है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। कभी कभी सजाने के लिए भी दे दिया जाता है हर्यक वंश, बृहद्रथ वंश, इस तरह से आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है। बोला है कि अंतिम शासक कौन था, मतलब हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था, नागदशक। तो नागदशक और बिंबिसार को आप याद रखेंगे। ऐसे इसका अन्य शासक का भी नाम याद रखना है। अजातशत्रु हुआ, उदयन हुआ, ठीक है। ये सारे मतलब शासकों के नाम आते हैं क्योंकि अजातशत्रु और उदयन के नाम भी प्रमुख है। प्रमुख बिंदु बोला है कि प्रमुख बिंदु अस्थाई सेना, बोला है कि प्रमुख बिंदु अस्थाई सेना। पहली बार हाथी का प्रयोग सेना में ये सारे यही वंश ने किया था। मतलब अस्थाई सेना रखने वाला कौन हो गया, तो ये हर्यक वंश। उसके बाद पूछा जाता है कि हाथी का प्रयोग करने वाला वंश, तो हर्यक वंश, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति किस वंश में हुआ, तो हर्यक वंश। लेकिन शासक का नाम पूछा जाता है तो अजातशत्रु, इसीलिए अजातशत्रु का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम बार बौद्ध संगीतियाँ हुई तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। उदयनी का नाम क्यों आता है इतिहास में, तो उदयनी का नाम इसलिए आता है क्योंकि इसने राजगृह से पाटलिपुत्र बना दिया था अपनी राजधानी को। तो ये पूछा जाता है कि मगध का जो है ना, ये ध्यान रखिएगा
कि मगध के हर्यक वंश में पाटलिपुत्र राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, या मगध का प्रथम राजधानी कौन था, तो राजगिरी। और सीधे पूछ दिया जाए कि मगध की राजधानी कौन था, तो वो उस समय आपका आंसर पाटलिपुत्र भी हो जाता है और राजगिरी भी होता है। इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन कैसा दे रहा है, ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। पाटलिपुत्र भी होता है और राजगिरी, लेकिन प्रथम कहेगा तो राजगिरी, और सीधे कहेगा कि कौन था तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब अगली बात है शिशु नागवंश। कौन आता है? शिशु नागवंश। ये 412 से लेकर के 344 BC, ठीक है, इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली बनाया था। तो पूछा जाता है कि शिशु नागवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो अपनी राजधानी इसने वैशाली बनाया था। ठीक है, संस्थापक शिशु नाग ही था। ठीक है, अंतिम शासक जो है ना नंदीवर्धन, तो अंतिम शासक को आपको ध्यान रखना है नंदीवर्धन था। अन्य शासक कालाशोक आते हैं, कालाशोक। ठीक है, प्रमुख बिंदु शिशुनाग ने बोला है, शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था। तो पूछा जाता है कि अवंती को मगध में मिलाने वाला, कौशल को मगध में मिलाने वाला, वत्स को मिलाने वाला, ये सब कौन शासक है, तो ये कालाशोक है। कौन है? शिशुनाग वंश ने ही मिलाया था। ये ध्यान रखिएगा कि शिशुनाग ने ही मिलाया था, शिशुनाग मिलाया था, सॉरी शिशुनाग ने मिलाया। कौन मिलाया था? शिशुनाग। तो ये बात ध्यान में रख लेंगे। अब अगला है नंदवंश। अगला कौन है? नंदवंश। अर्थात कहने का मतलब है कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको 344 BC नजर आ रहा है, तो 344 के बाद आता है बिहार में नंदवंश। ठीक है, नंदवंश आ जाता है। तो नंदवंश के संस्थापक महापद्म नंद है। नंदवंश के संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ठीक है, और अंतिम शासक जो है ना घनानंद। ठीक है, धनानंद हुआ। कौन हुआ? अंतिम शासक धनानंद। तो आपका शुरू का शासक ध्यान रखना है महापद्म नंद, और अंतिम शासक धनानंद। यही धनानंद जो है ना ठीक है, धनानंद है, धनानंद है, घनानंद ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन होता धनानंद है। ठीक है, आगे देख लीजिए, अन्य शासक का भी नाम दिया गया है महापद्म नंद। ठीक है, एकराट की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जाता है वो नंदवंश का शासक कौन था जिसने एकराट की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो वो एकराट की उपाधि धारण करने वाला, एक मिनट चलिए देख लीजिए, एकराट की उपाधि धारण करने वाला महापद्म नंद हुए। प्रथम शासक जिन्होंने विंध्यान के दक्षिण की विजय किया, मतलब विंध्य श्रेणी को जीतने वाला शासक कौन था? ठीक है, तो धनानंद के समय जो है ना सिकंदर, ये प्रथम शासक हुए महापद्म नंद जिसने विंध्य दक्षिणी भाग को जीता था। और उसके बाद है धनानंद के समय सिकंदर जो है आक्रमण किया था। तो पूछा जाता है कि सिकंदर किस शासक के समय आक्रमण किया था भारत पर, तो भारत पर उस समय धनानंद का शासन चल रहा था। और धनानंद जो है आपको पता होगा कि चाणक्य का अपमान करने के कारण जो है ना इसके बाद मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य को वो अपना चेला बनाता है, और चेला बनाने के बाद जो है ना उसी को अपनी शिक्षा देकर के लास्ट में इसको हटाता है, क्योंकि उसने कसम खा लिया था कि जब तक हम तुम्हारे शासन को विहीन नहीं कर देंगे तब तक हम अपना चोटी नहीं बांधेंगे। इस तरह की कहावतें आपने सुना होगा। ठीक है, चाणक्य के मदद से किया, इसीलिए चाणक्य को क्या बनाया गया था प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है गुप्त वंश। कौन आता है? गुप्त वंश। गुप्त वंश को देखिए, गुप्त वंश जो है ना 1900 ये जो है ना वो BC वाला चल रहा था, याद रखिएगा। इसके बाद जो और भी वंशज आए हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि बिहार में प्रचलित हुआ था कौन? गुप्त वंश। गुप्त वंश से पूछे जाते हैं 319 से लेकर के 467 CE, ठीक है, AD जिसको कहते हैं। ठीक है, इसका संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। अंतिम शासक कौन हुआ? तो विष्णुगुप्त। ठीक है, ये बात ध्यान में कर लीजिए। ऐसे अन्य शासक का भी नाम आपको ध्यान रखना है। पहले आता है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, फिर कुमारगुप्त आता है, फिर समुद्रगुप्त आता है, और फिर स्कंदगुप्त आता है। तो याद कर लीजिए, ये क्रम में सजाने के लिए पूछ दिया जाता है। पहले प्रथम आया, फिर द्वितीय आया, फिर कुमारगुप्त आया, फिर समुद्रगुप्त आया, और फिर स्कंदगुप्त आया। अब हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करेंगे। प्रमुख वास्तविक संस्थापक अगर माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, श्रीगुप्त ने बनाया था, लेकिन वो वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं माना जाता है। श्रीगुप्त सिर्फ संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, वास्तविक संस्थापक के रूप में आपको चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम ने पहला शासक था जिसने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जाता है कि उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने महाधीराज की उपाधि धारण किया था। तो महाधीराज की उपाधि धारण करने वाला आपका शासक है चंद्रगुप्त प्रथम। और एकराट की उपाधि धारण करने वाला मैंने महापद्म नंद बताया, तो दोनों को ध्यान में कर लीजिए। उसने एकराट की उपाधि धारण किया था और इसने महाधीराज की उपाधि धारण किया था। ठीक है, अब उसके बाद है चीनी यात्री फाहियान।
जो है ना 14 साल में भारत में रहा, चीनी यात्री आया था तो हमारे यहाँ 14 साल रहा था, ठीक है। फाहियान वो किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है। ये क्वेश्चन तो न जाने कई बार पूछा जा चुका है। ये पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना के दरबार में कौन चीनी यात्री आया था, तो फाहियान आया था, ठीक है। अब दूसरी बात है, चंद्रगुप्त से ये पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। देवराज की उपाधि धारण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। देवगुप्त की उपाधि धारण किसने किया था, तो यही चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। देवश्री की उपाधि किसने धारण किया था, तो यानी जहां भी देव लग गया हो तो समझ जाइए कि यही है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने उपाधि धारण किया था। कहा गया जाता है, कहावत है कि जब शकों ने जब आक्रमण किया था इस पर, इसके भाई, तो भाई इसका शासक रामगुप्त था, और रामगुप्त कमजोर शासक था। तो क्या किया कि रामगुप्त के पत्नी को ले जा रहा था विदेशी, तो इसने क्या किया, लेडीज का रूप धारण करके जाकर के उस विदेशी को मार गिराया, और मारने के बाद जो है ना खुद शासक रामगुप्त को भी मार दिया और खुद शासक बन गया। इसके बारे में ये कहानी प्रचलित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बोला है परीक्षा योगी अन्य तथ्य, मतलब परीक्षा में पूछे जाने वाले अन्य पॉइंट क्या है, देख लीजिए। 261 BC में राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 13वां अभिलेख, मतलब कहने का मतलब है 13वां अभिलेख में ये पता चलता है, 13वां अभिलेख से कि राज्याभिषेक के 9वें वर्ष 261 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, मतलब अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था, तो 261 BC में, 261 BC में उसने आक्रमण किया और उसी समय उसने विजय। ये कलिंग कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में, मतलब उसी उड़ीसा का शासक उस समय खारवेल हुआ करता था। खारवेल पर उसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद उसने वहाँ पर विजय प्राप्त किया, तभी से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। सुने होंगे कि उसका हृदय परिवर्तन होने का कारण यही कलिंग युद्ध पड़ता है। क्यों, क्योंकि इतना खून बहाए गए उस युद्ध में, इतना खून बहाए गए कि खून का दरिया बहने लगा। अब खून का दरिया बहने से उसका हृदय जो है ना खून देख करके पिघल गया। तो इस बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। ये कौन से युद्ध में हुआ था, तो कलिंग। इतना बात हम इसलिए बता दिए हैं कि आपको कलिंग विजय याद रहेगा। कब हुआ था, 261 BC, और इसका प्रमाण कहाँ से मिल रहे हैं, तो 13वां शिलालेख से मिल रहे हैं, ठीक है। राज्याभिषेक के कई साल बाद ये युद्ध किए थे, तो जब राजा बने थे तब से 9वें वर्ष बाद जो है ना ये मतलब विजय प्राप्त किए थे। और बोला है अशोक द्वारा धम्म महामात्र, मतलब धम्म महामात्र का चर्चा जो है नियुक्ति किया गया। तो ये कहाँ से हमको मिलता है, तो ये 14वें वर्ष में किया था। जब राजा बने थे तब उसके 14 वर्ष बाद उसने धम्म महामात्र का नियुक्ति किया था। ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो 5वां अभिलेख से। अभिलेखों का नाम पूछा जाता है। टोटल जो है ना 14 अभिलेख है। 14 अभिलेख में से कौन अभिलेख में क्या है, इस चीज़ों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ उसी अभिलेख के बारे में बताया गया है जो इंपॉर्टेंट है। तो कलिंग युद्ध के बारे में किस में है, तो 13वां अभिलेख। वही धर्म महापात्र का नियुक्ति के बारे में किस में है, तो 5वां अभिलेख को आपको ध्यान रखना है। अशोक ने शिलालेख में 14 अभिलेख यहाँ पर लिख भी दिया। अशोक के कितने शिलालेख के, 14 अभिलेख है। अब ये शिलालेख क्या होता है, तो पत्थरों पर लिखा गया लेख को हम शिलालेख कहते हैं। ये बात भी आप ध्यान में कर लीजिए कि पत्थर पर लिखे गए लेख को हम क्या कह रहे हैं, शिलालेख। यहाँ बोला है जिसमें से 8 गो बड़ा है और 6 गो लघु है। लघु का मतलब छोटा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 8 गो क्या है, 8 गो बृहद है और 6 जो है ना लघु है। तो 8 और 6 14, टोटल अभिलेखों की संख्या कितनी है, 14, ठीक है। 7वां अभिलेख को हम रानी अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ये बात आप एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखेंगे। 7वां अभिलेख को हम रानी का अभिलेख, जिसको कौसंबी अभिलेख भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। राजकवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। राजकवि हरिसेन, बात क्या कर रहे हो जी, राजकवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो समुद्रगुप्त कितने नंबर पर आ रहा है, मैंने अभी बताया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करता था। याद रखिएगा कि नवरत्न किसके दरबार में रहा करता था। अब ये नवरत्न कौन थे, तो नवरत्न जो है ना कोई कहानीकार, कोई कथाकार, इस तरह से याद रखिएगा। जैसे कालिदास हो गया, जैसे और भी कई मतलब लोग हुए जो इनके दरबार में रहा करता था। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के बारे में यह ध्यान रखिएगा, उसने उपाधि क्रमांक का धारण किया था। तो इससे पहले हमने आपको महाधिराज की उपाधि बताया है जो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। उसके बाद देवगुप्त उपाधि बताया है, श्रीगुप्त के उपाधि बताया है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अभी समुद्रगुप्त के बारे में हम बता रहे हैं। समुद्रगुप्त का जो है ना परक्रमांक उपाधि था, ठीक है। और एक उपाधि और इसका था व्याघ्र प्रक्रमांक, ठीक है।
प्रक्रमांक रहे चाहे व्याघ्र प्रक्रमांक रहे चाहे एक उपाधि और है, इसका नाम है अप्रतिरथ, ठीक है, अप्रतिरथ। तो ये 3 उपाधि जो है ना उसने धारण किया था। उपाधियों से पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखेंगे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये किसने कहा था भारत का नेपोलियन? तो BS स्मिथ। किसने कहा था भारत का नेपोलियन? तो BS स्मिथ। आप ध्यान रखेंगे कि भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? तो BS स्मिथ ने कहा था, ठीक है। मंदसौर अभिलेख के बारे में हम आपको बता दें कि मंदसौर अभिलेख जो है ना, यहाँ बोला है कि बात असभट्टी द्वारा रचित, मतलब बात असभट्टी ने मंदसौर अभिलेख को रचना किया था और उसके ने कुमारगुप्त के प्रशासन का विवरण मिलता है। और इसमें जानकारी किसका मिलता है? कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त ने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है और जिसकी स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है। इतना बात आपको बिहार के, इससे ज़्यादा अगर प्राचीन से पूछे जाते हैं तो इससे अधिक अभी तक नहीं पूछे गए हैं। इतना बात अगर अब ध्यान है तो आपका बिहार का प्राचीन इतिहास। लेकिन उससे आप बौद्ध धर्म से अगर पूछा जाएगा तो बौद्ध धर्म से क्या क्या पूछा जाएगा, ये तो आपको इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ना है और बिहार के हिस्ट्री में भी। एक वंश और है आपको ध्यान रखना है, मौर्य वंश। हमको शिशुनाग वंश के बाद हमको नंद वंश के बाद हमको मौर्य वंश की चर्चा करना था, लेकिन ये छूट गया था। तो देख लीजिए हम मौर्य वंश की चर्चा कर दे रहे हैं। ये जो है आपको ध्यान रखना है दिख रहा है, चल देख लीजिए। ये मौर्य वंश जो है ना, मौर्य वंश के बारे में बता देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना मौर्य वंश के संस्थापक हुआ। जैसे घनानंद का अपमानित किया, कौटिल्य को, चाणक्य को अपमानित किया गया, तो अपमानित करने के बाद उसने नंद वंश को खत्म करने का ठान लिया और ठानने के बाद उसने मौर्य को मतलब अपना शिष्य बनाया और शिष्य बना करके उसको प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के बाद एक दिन जो है उस पर आक्रमण भी किया घनानंद पर और जीत भी दर्ज किया। जीत दर्ज करने के बाद 321 से 322 में वो गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। 322 ईसा पूर्व जो है ना, इस तरह से ध्यान रखिएगा। 21 से लेकर के 185 BC तक ये पूरे मौर्य वंश चलता है। मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य है। अंतिम शासक बृहद्रथ है, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य शासक बिंदुसार, ठीक है। अन्य शासक में आपका बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया। प्रमुख बिंदु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश का उत्कर्ष हुआ। मैंने अभी बताया कि किसकी मदद से? तो चाणक्य की मदद से। बोला है अर्थशास्त्र कौटिल्य में चंद्रगुप्त के प्रशासन का पूर्ण विवरण है। मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो चंद्रगुप्त के प्रशासन का। किसका? तो पूछा जाता है चंद्रगुप्त के प्रशासन का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अर्थशास्त्र में। किसके अर्थशास्त्र में? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। हाँ, आगे देख लीजिएगा। सेल्यूकस का